चलिए साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चेतन शर्मा मैथ्स क्लासेस में। जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, टारगेट MPSI 2020 और 21। तो अपन ने एक गोल निर्धारित करा है कि 2020 और 2021 में जो MPSI पेपर लेने वाला है उसमें सिलेक्शन अपना किस तरीके से हो। ठीक है, तो कल भी एक वीडियो मैंने आपको दी थी। कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से अपन और किस रणनीति के साथ उस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो समय ज्यादा ना खराब करते हुए मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो अपना पेपर है वो पेपर है 26 अक्टूबर को 2017 मॉर्निंग शिफ्ट 9 बजे वाली शिफ्ट में MPSI ने एक पेपर लिया था। जो 2017 में मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के पेपर हुए थे वो लगभग 12 से 13 शिफ्टों में पेपर हुए थे। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक वो पेपर चला था। इस तरीके से अगर डेली दो पेपर हुए थे तो 12-13 पेपर हुए थे अपने MPSI के। वो अपने को 2017 के पहले सॉल्व करने हैं, फिर अपन 16 के सॉल्व करेंगे। इस तरीके से करते करते 12 तक जितने भी सवाल आए हैं सबको अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। इससे क्या होगा, एक अपनी मजबूत रणनीति तैयार हो जाएगी। पता चलेगा किस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अपन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा पढ़िए। ध्यान रखिएगा, मैं हर सवाल को करने के लिए 30 सेकंड का आपको समय दूंगा। 30 सेकंड में आपको वो सवाल करना है, अदरवाइज फिर मैं उसको सॉल्व करा रहूंगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़ के मुझे आंसर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपके पेपर में सवाल पूछे गए थे और जिस नंबर पे गणित के सवाल पूछे गए थे उसी नंबर पे मैंने रखा है, बिल्कुल भी चेंजेस उसमें नहीं किए हैं। जैसे पहला सवाल आपका क्या बोल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। A, B और C का अनुपात पूछ रहा है। A, B और C का रेशो बताइए कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन सवाल में दे रखी है उसको लिख लीजिए। वो कह रहा है A बराबर है 2/3 ऑफ B, B के 2/3 के, और कह रहा है कि जो B है वो बराबर है 4/5 ऑफ C। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, A, B और C का रेशो बताइए कितना होगा। A का अनुपात, B का अनुपात और C का अनुपात कितना आ रहा होगा। अब A, B, C की वैल्यू अपने को अलग अलग निकालनी है, तो मतलब यहां से भी अलग अलग करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, अगर मैं इस B को नीचे ले आऊं तो ये हो गया बेटा A/B बराबर 2/3, और अगर उस वाले C को मैं नीचे लेके आ गया तो कितना हो जाएगा, 4/5। तो A, B और C की वैल्यू रख दो। A अनुपात 2 के बराबर है, B अनुपात 3 के बराबर है, तो यहां 2 रख दिया और यहां कितना रख दिया मैंने, 3 रख दिया। उसके बाद B कितना है, 4, और C कितना है, 5, तो B के नीचे 4 रख दिया और C के नीचे 5 रख दिया। क्लियर है। जो खाली जगह हैं उनमें पड़ोसी संख्या, इसके पड़ोस में 3 है तो यहाँ 3 लिख दिया, इसके पड़ोस में 4 है तो यहाँ 4 लिख दिया। अब क्या कर देते हैं, इन तीनों का अपन आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। A का अनुपात, B का अनुपात और C का अनुपात कितना निकल के आ गया, 8, 12 और 15। तो आप कौन सा ऑप्शन सही लगा के आते, आपका ऑप्शन चौथा सही होता। कौन सा ऑप्शन सही है, 4th नंबर का जो ऑप्शन था वो आपका क्या था, सही था। ठीक है, सवाल को करने का सिंपल और आसान तरीका। अगला सवाल पढ़िए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए 30 सेकंड दिए मैंने आपको उस सवाल को। वो कह रहा है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा होगा। एक आंसर भी आपके पास लिखा हुआ है और उसके 4 ऑप्शन में से जो छाटा हुआ है। ठीक है, अब अपन कैसे करेंगे इस सवाल को। इस सवाल को करने का एक ही तरीका है और वही आसान तरीका है। वो क्या है कि जो ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है सबको एक एक बार रख के देखूं, जो सेटिस्फाई हो रहा होगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। जैसे वो कह रहा है 16 ब्लैंक 6 ब्लैंक 4 ब्लैंक 24। अपने को पता है कि कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4। पहले अपन पहला ऑप्शन रख के देखते, नहीं आता, दूसरा रख के देखते, नहीं आता, ऐसे चारों चेक करने पड़ते। अब मुझे पता है कि सही आंसर अपना कौन सा है, जो दे रखा है इनटू, डिवाइड और बराबर। इनटू, डिवाइड और बराबर। मुझे पता है कि चारों रख के देखूंगा तो कौन सा ऑप्शन सही निकल के आएगा, दूसरा ऑप्शन सही निकल के आएगा। तो दूसरा ऑप्शन मैंने रख के देख लिया, देखते सही है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 16 इंटू, तो इसको क्या कर लिया मैंने, 6/4 लिख दिया और बराबर किसके आ गया, 24 के। तो 4 से कितनी बार कट गया, 4 बार,
और 24 किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। मतलब कौन सा एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? पहला रख के देखेंगे, दूसरा रख के देखेंगे, तीसरा रख के देखेंगे, चौथा रख के देखेंगे, जो सही ऑप्शन होगा वही अपन लगा के पेपर में आ रहे होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा जल्दी से। इसी प्रकार के सवाल आपके एमपीएसआई में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है, आखिरी तक जरूर देखिएगा, ठीक है? हाँ जी, सवाल मुझे बताओ इनमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन दीज? इनमें से सबसे छोटी भिन्न निकाल के बताइए क्या होगी। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, कितना आंसर निकल के आया? छोटी और बड़ी भिन्न निकालने का तरीका क्या है, किस तरीके से अपन छोटी और बड़ी भिन्नों का पता करते हैं? देखो एक एग्जांपल देता हूं पहले मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, यही लिख देते हैं 3/5 और लिखा 4/5, 3/5 और 4/6, या फिर अपन कर लेते हैं इसको 5/7। ठीक है, मुझे पता करना है इन दोनों में से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25। इन दोनों में से जो रिजल्ट बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। 25 वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी, और 21 वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, छोटी। यही काम अपने को क्या करना था, अपने सवाल में करना था। जो फ्रैक्शन उसने दे रखी है, पहला दे रखा है 3/5, दूसरा अपने को दे रखा है 7/9, 7/9, तीसरा अपने को दे रखा है 11/13, और चौथा अपने को दे रखा है 1/2। इनमें से सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। क्या करो, 2-2 के जोड़े बना के करते रहो। अपने को क्या निकालनी है, छोटी वाली, मतलब बड़ी बड़ी वाली भिन्नों को अपने को अलग करना पड़ेगा। जो आखिरी में बचेगी वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो मैंने इन दोनों को चेक किया। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 27, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 27 छोटा होगा या 35 छोटा होगा, 27। इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन क्या हो गई, बड़ी। बड़ी नहीं लेनी, छोटी लेनी है, तो मैंने छोटी को आगे बढ़ाया। अब इन दोनों को मैंने चेक किया। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 39 आएगा, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 55 आएगा। इसका मतलब ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। अब इन दोनों को ट्राई करते हैं बेटा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा। 5 छोटा या 6, तो ये इससे बड़ी आ गई, तो आंसर कितना आ गया, 1/2 अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या था, सही था। क्लियर है, पहला ऑप्शन सही था। ये होता है भिन्नों को छोटा या बड़ा करने का एक बहुत आसान तरीका। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन भिन्नों को छोटा या बड़ा बता सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 13 जो आपके पेपर में पूछा गया था। देखो यार, सबसे पहले सवाल करने से पहले जब अपन सवाल को पढ़ते हैं तो ये पता लग जाना चाहिए सवाल की पहली लाइन पढ़ने के साथ ही कि सवाल कौन से टॉपिक का है और इसमें कौन सा मेथड काम कर रहा होगा। जैसे मैंने सवाल पढ़ा, 280 रुपए प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपए प्रति किलोग्राम की 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रित चाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन किसका है, मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा काम कर रहा होगा, अगर मैं एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो मेरा जल्दी आंसर निकल के आ जाएगा। देखो जैसे वो कह रहा है एक 280 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय है, इसको 240 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ मिलाया जाता है। क्लियर है, और कह रहा है 280 रुपए किलोग्राम की जो चाय है वो 7 किलोग्राम चाय ली और 240 रुपए पर किलोग्राम वाली कितनी ली, 9 किलोग्राम अपन ने चाय ली है। हमेशा क्या करते हैं, जो सामान का मूल्य होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो सामान की मात्रा क्वांटिटी होती है उसको कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। वो कह रहा है इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, जो मिक्सचर बन के आएगा उस मिक्सचर का प्राइस बता दीजिए कितना होगा। अब इन चारों में से कोई एक अपना ऑप्शन है, ऑप्शन से तो अपन करेंगे नहीं, अपने को डिटेल में क्वेश्चन करना है। तो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इन दोनों का अनुपात निकालो। भाई दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 7:9 का अनुपात कितना आएगा, 7:9 आएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 280 और 40 दोनों का अंतर कितना आया, 40 निकल के आ गया। दोनों का अंतर कितना आया, 40 निकल के। अब जो दोनों का डिफरेंस है उसको उस अनुपात में बांट दो जिस अनुपात में आप दोनों चीजों को मिला रहे हो। 40 को
जब 7:9 के अनुपात में बांटोगे तो 7x इसके पास चला जाएगा, 9x इसके पास चला जाएगा, 9 और 7 16, तो 16x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 40/16। बेटा 8 से काट लिया 5 बार और 8 से काट लिया 2 बार, तो x बराबर आ गया 5/2। यहां रख दिया मैंने, इसको 7x माना था, इसको 9x माना था। यहां जब रखोगे x की वैल्यू 7 पंजे 35/2 हो जाएगी और यहां x बराबर रखोगे तो आ जाएगा 45/2। ठीक है भाई, 2 से इसको काटा कितनी बार कट गया 17.5, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे 17.5 और 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 22.5। क्या करते हैं, दोनों के डिफरेंस को उस अनुपात में बांट देते हैं। जब 40 को 7:9 में आप बांट रहे होगे तो 7x के पास चला जाएगा 17.5, 9x के पास चला जाएगा 22.5। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर होगा उसमें से अगर औसत माइनस कर दूं तो 22.5 आना चाहिए। छोटी वाली संख्या में से अगर इसको जोड़ दूं तो इतना आना चाहिए। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। 280 में से क्या माइनस करूं कि 22.5 आ जाए, 140 में क्या जोड़ दूं कि 17.5 आ जाए, तो आप कहोगे उसका आंसर आ जाएगा 257.5, क्योंकि जब 280 में से इतना माइनस करोगे तो ये आएगा और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है ये, तो एवरेज प्राइस कितना निकल के आ गया 257.5। ठीक है, अपने को एग्जाम में समझना चाहिए कि कॉन्सेप्ट किसका था, ये मिक्सचर और एलिगेशन का। तो कौन सा मेथड काम कर रहा होगा, एलिगेशन मेथड अपना काम कर रहा होगा। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को नोट करते रहिए। अगला सवाल पढ़ो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर का क्वेश्चन है जी आपका पार्टनरशिप का, साझेदारी का सवाल है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए, 30 सेकंड है आपके पास सवाल को करने के लिए। पढ़ा सवाल? वो कह रहा है ए ने एक व्यापार की शुरुआत की और 21,000 रुपयों की पूंजी निवेश की। ए कोई व्यवसाय शुरू करता है और कितने रुपए लगाकर व्यवसाय शुरू करता है, 21,000 रुपए के साथ वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। आगे वो बोल रहा है कि कुछ समय बाद बी ने 36,000 रुपए निवेश कर व्यवसाय में शामिल हो गया। कुछ समय के बाद बी आया और 36,000 रुपए लेकर शामिल हुआ। ठीक है, वो कह रहा है यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ हुआ तो कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ होगा। बी कितने महीने के लिए व्यवसाय में आया वो नहीं पूछ रहा, कितने महीने के बाद, व्यवसाय शुरू होने के कितने महीने बाद शामिल हुआ होगा। देखो दोनों को कह रहा है 1 साल का लाभ किया, मतलब अगर इस प्रकार के सवालों में वो साल की बात कर रहा है तो उनको किस में कन्वर्ट करके लिखेंगे अपन, महीनों में। मतलब ए ने कोई व्यवसाय जो शुरू किया था वो कितने महीने के लिए किया था, 12 महीने के लिए किया था। कुछ महीने बाद बी व्यवसाय में शामिल हुआ, अपने को नहीं पता कितने महीने बाद बी व्यवसाय में शामिल हुआ, लेकिन जो दोनों को लाभ हो रहा है वो कैसा हो रहा है, बराबर बराबर। तो क्या करते हैं, ये इनकी क्या है भाई, पूंजी है, कैपिटल है, और ये क्या है, समय है, जितने जितने समय के लिए वो पैसा लगा रहे हैं। अगर मैं पूंजी और समय का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाता है, प्रॉफिट निकल के आ जाता है, लाभ निकल के आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखोगे। इससे अच्छा क्या काम करो, पहले इनका क्या निकाल लो, आप रेशो निकाल लो। देखो 3 से कट गया 7 बार और 3 से कट गया 12 बार, और दोनों का जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो कैसा आना चाहिए, क्योंकि 1 साल के बाद तो दोनों को बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो 12 सत्ते 84, ये x मान लिया मैंने, 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया x, तो 12 से कितनी बार कट गया भाई, ये 7 बार कट गया, मतलब x बराबर कितना आ गया 7। बी ने जो 36,000 रुपए निवेश किए वो 7 महीने के लिए निवेश किए, लेकिन पूछ रहा था बी कितने महीने बाद आया। 12 महीनों के लिए पैसा लगाया गया था, 7 महीने के लिए ये पैसा लगा रहा है, मतलब जब व्यवसाय शुरू हुआ तो उसके कितने महीने के बाद आया होगा, 5 महीने के बाद बी व्यवसाय में शामिल हुआ होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, 4th ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये होता है पार्टनरशिप के सवालों को हल करने का एक सिंपल सा तरीका। इस प्रकार से अपन पार्टनरशिप के सवालों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जल्दी से अगला सवाल पढ़ो और
आंसर बताओ मुझे कितना आया। जो भी आपका आंसर आता है, जब भी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, जो भी आपका आंसर आए तो कमेंट में जरूर आंसर लिखा करो, ताकि मुझे पता चले कि आप अच्छे से पढ़ने लग रहे हो। अगला सवाल पढ़िए भाई, जल्दी से अगला सवाल पढ़िए, बताइए कितना आंसर निकल के आया। सवाल है जी आपका ये टाइम एंड डिस्टेंस के ट्रेन कॉन्सेप्ट का। ट्रेन लिख रहा है? नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है। एक कार है, उसकी जो स्पीड है वो अपने को दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूरी है उसको जो तय कर रही है वो कितने घंटे में तय कर रही है? 1 घंटे में तय कर रही है। अरे भाई मुझे बताओ, अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 1 घंटे में डिस्टेंस कितना चल लेगी? 1 घंटे में डिस्टेंस कितना चल लेगी? 60 किलोमीटर की दूरी चल रही हो। आगे क्या कह रहा है, एक अन्य कार जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो, इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस चलनी है उतनी ही, मतलब 60 किलोमीटर की। कितनी स्पीड से? नई चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 2 बार, तो 3/2 घंटे ले रही होगी। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 3/2। दूसरा ऑप्शन आपका सही था। कितना आंसर आएगा? 3/2। कौन सा ऑप्शन सही था? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। बहुत आसान सवाल था, अपन ने जल्दी से सॉल्व कर लिया। अगला सवाल पढ़िए फटाफट से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ो और आंसर बताओ। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर ज्यादा है। लंबाई तो कमरे से 3 मीटर ज्यादा दे रखी है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर वर्ग है, तो फर्श का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो, एक कमरा है तो उस कमरे का जो फर्श होगा, जो कमरे का फर्श होगा वो इसी आकार का होगा, और कह रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 मीटर ज्यादा है। अगर लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी, उससे 3 मीटर ज्यादा होगी। अब इसका क्षेत्रफल, अब किसी भी आकृति का एरिया कैसे निकालते हैं अपन? क्षेत्रफल। अगर लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दो तो क्या आ जाता है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल पहले से ही अपने को कितना दे रखा है? 70 बराबर लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एक्स प्लस 3, तो भाई ये हो गया 70 बराबर x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, और प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x होगा। अब इसको करने का तरीका ये है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गई। या तो द्विघात समीकरण सॉल्व कर लो, या फिर दिमाग लगाओ कि x की वैल्यू क्या रख दूं कि बराबर में कितना निकल के आ जाए? 70 निकल के आ जाए। कैसे लगाओगे? देखो, x बराबर 5 रख के देखते हैं पहले अपन। 5 रख के देखा, 5 का स्क्वायर किया कितना हुआ? 25, और 5 दिया 15। 25 और 15 40 नहीं आ रहा, मतलब 5 से बड़ी वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। मैं 7 रख के देखता हूं। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49, 7 की 21। अरे निकल के आ गया। अगर मैं x बराबर 7 रख दूं, यहां पे x बराबर 7 रख दूं तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 प्लस 7 दिया 21, और दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? जोड़ 70 के बराबर। इसका मतलब जो लंबाई होगी वो तो 10 होगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये 10 है, ये भी 10 होगी, ये 7 है, ये भी 7 होगा, क्योंकि किसी भी कमरे का जो फर्श है वो एक आयताकार फर्श होता है। वो कह रहा है परिमाप निकाल के बताइए पेरीमीटर कितना होगा। अब परिमाप कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? परिमाप का मतलब उसकी सारी भुजाओं का योग। 10 और 7 17, 17 और 10 27, 27 और 7 34, तो कितना निकल के आ जाएगा? 34 उसका अपना पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही था प्यारे बच्चों? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल पढ़िए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए अगला सवाल। पढ़ा क्वेश्चन?
बेटा सवाल है औसत का, एवरेज का। वो कह रहा है 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, जिसमें 8 सदस्य हैं। एक परिवार में कितने सदस्य हैं? 8। मैं बना लिया 1 2 3 4 5 6 8 सदस्य हैं। 2 साल पहले इनका जो एवरेज था वो 18 है। जैसे मान लो मैं अगर 2 साल पहले 26 साल का था तो आज कितने का होऊंगा? 28 साल का। अगर 2 साल पहले इन सब का जो औसत था वो 18 था तो आज की तारीख में इनका एवरेज कितना हो जाएगा जी? 20 हो जाएगा। क्लियर है? एक बच्चे का जन्म हुआ, इस परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। परिवार की वर्तमान आयु अभी भी समान है, मतलब अगर मैं इन 9 लोगों का अब औसत निकालूं तो समान है, मतलब पुराने वाला है। और पुराना कितना था? 18 था। तो कह रहा है बच्चे की उम्र बताइए कितनी होगी। देखो सवाल करने का तरीका, 20 औसत है कितने लोगों का? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 20 लोगों का औसत 8 है, सॉरी 8 लोगों का औसत 20 है, तो इन सबका जोड़ कितना होगा? 160। कितने लोगों का? 8 लोगों का। अब 18 औसत कितने लोगों का है? 9 लोगों का औसत कितना है? 18 है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 162, 162। अगर 9 लोगों में से 8 माइनस करूं तो बच कौन रहा है? बच्चा। इसका मतलब बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष होगी अपनी बच्चे की उम्र। ठीक है? सवाल को करने का सिंपल और एक आसान सा तरीका कि वर्तमान में इन लोगों की उम्र निकाल ली, वर्तमान में इनकी उम्र दे रखी है और अब बच्चे की उम्र कितनी निकल के आ गई? 2 वर्ष निकल के आ गई। बेटा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल जल्दी से पढ़िए और बताइए कितना आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। सौ मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। मान लीजिए कोई ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर, और ये कितनी स्पीड से चल रही है? ये चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? मान लो कोई आदमी ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी ये पूछ रहा है। टाइम का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब एक रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है तो उतनी दूरी चलती है जितनी उस ट्रेन की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर, तो 100 मीटर चलेगी बटे में कितनी स्पीड से चलेगी? 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो यार दूरी तो दे रखी है मीटर में और चाल दे रखी है किलोमीटर में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से 18 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कट गया, 5 से काट दिया मैंने 6 बार और 5 से काट दिया 2 बार, तो ट्रेन उस आदमी को पार करने में कितना समय ले रही होगी? 12 सेकंड का टाइम ले रही होगी। क्लियर है? चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। चलो यार पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से और बताओ कितना आंसर निकल के आया फटाफट से। अगला सवाल पढ़िए तो मुझे आंसर बता दीजिए कितना आया। किसका क्वेश्चन है? समय और काम का, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है? ए और बी एक साथ किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी जब एक साथ कोई काम करते हैं तो कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। लेकिन ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देता है? 30 दिन में कर देता है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं? टोटल वर्क यहां पे कुछ ना कुछ मानते हैं, और टोटल वर्क कितना होता है? इन दोनों का एलसीएम 10 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 30। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते होंगे? 3। ए अकेला एक दिन में कितना काम करता होगा? 1 काम करता है। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो बी की क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी? एक दिन में 2 काम करने की। वो कह रहा है पूरा काम बी कितने दिन में खत्म कर लेगा? 30 काम करने हैं, एक दिन में बी 2 काम करता है, तो अकेला अगर काम करे तो कितने दिन में कर लेगा? 15 दिन लेगा अकेला इस पूरे काम को समाप्त करने में। ठीक है, कितने दिन लेगा? 15 दिन लेगा इस पूरे काम को समाप्त करने में।
इजी सा क्वेश्चन था, आपने कई बार किया होगा क्लासों में भी, मैंने भी आपको कई बार ये क्वेश्चन पढ़ाया है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल परसेंटेज का है, करके बताइए, सवाल को पढ़िए। वो कह रहा है एक गांव में 30% लोग साक्षर पढ़े लिखे हैं। पूरी पॉपुलेशन जितनी भी है गांव की, उसमें से 30% ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो कुल साक्षर कितने? अरे बहुत आसान सा सवाल था। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 6600। इसमें से कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं? 30% लोग पढ़े लिखे हैं। तो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट ली, 6 को 3 से करोगे 18 का 8 आएगा, 6 को 3 से करोगे 18 और 1 कितना हो गया? 1980 लोग क्या होंगे? साक्षर होंगे, 6600 में से पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया एमपीएससी ने। कितने लोग होंगे? 6600 लोग कैसे होंगे? पढ़े लिखे होंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ ये अच्छा सवाल है यार, ये है आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ज्यामिति का सवाल। बढ़िया सवाल पूछा। एक पूरे पेपर में मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो कोई अच्छा सवाल था, करने लायक था। सवाल पढ़ो यार, मैं करा देता हूं उसको। तो किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। कोई पहिया है, पहिया कैसा होता है? सर्कुलर पहिया होता है। ये मैंने मान लिया कोई पहिया है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को? 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ये इसका केंद्र मान लिया O है। वो कह रहा है 924 मीटर दूरी तय करने में दूरी कितनी चलनी है भाई पहिए को? 924 मीटर। तो सबसे पहले तो देखो त्रिज्या दे रखी है सेंटीमीटर में, दूरी दे रखी मीटर में, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मैंने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। 924 की दूरी तय करने में पहिए द्वारा चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, अगर मैं ये पता लगा लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर एक चक्कर में इतनी दूरी चल रहा है तो इतनी दूरी कितने चक्करों में उसने पार की होगी। एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी चलता है? मान लो यहां से उस पहिए ने चलना शुरू किया, अगर घूम के दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहिया चल लेगा। और इसी को क्या बोलते हैं? इसकी परिधि बोलते हैं। और परिधि का फॉर्मूला को क्या होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 गुणा में 22/7 और गुणा में किसका? रेडियस कितनी है बेटा? 21। तो 7 से कितनी बार काट लिया मैंने? 3 बार इसको काट लिया। तो ये पहिए की क्या निकल के आ गई? परिधि निकल के आ गई 66 इंटू 2। ठीक है, ये क्या निकल के आ गई? पहिए की परिधि। मतलब अगर पहिया एक चक्कर लगाता है तो इतने सेंटीमीटर की दूरी वो चलता होगा। अगर एक चक्कर में इतने सेंटीमीटर चल रहा है तो इतने चलने में कितने चक्कर लेगा? तो यहां से क्या आ जाएगी? चक्करों की संख्या निकल के आ जाएगी। देखो 11 से पहले काट लेते हैं यार इसको। 11 से कट गया 6 बार और 11 से कितनी बार कटेगा? 11 8 88, 11 चौक 44। ठीक है, 2 जीरो और आ गए। उसके बाद मैंने काट लिया इसको किससे? 2 से। 2 से जब काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? ये 40 200। और 6 से जब काटोगे तो कितनी बार कट रहा है? 700। मतलब 700 चक्कर में 924 मीटर की दूरी, या मैं कहूं 9240 और 92400 सेंटीमीटर की दूरी वो पार कर लेगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। पहिया एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा वो क्या होगी? उस पहिए की परिधि होगी। अगर एक चक्कर में आप इतना चल रहे हो तो इतनी दूरी चलने में कितने चक्कर लगा दोगे? 700 चक्करों में आपका काम हो जाएगा। 4th ऑप्शन आपका सही है। ठीक है भाई, अगला सवाल पढ़िए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। लगता है थोड़े हाँ अब लॉजिकल क्वेश्चन शुरू हो गए भाई। कैसे क्वेश्चन शुरू हो गए? लॉजिकल क्वेश्चन अपने अब शुरू हो गए। अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन क्या हो गए? शुरू हो गए। ठीक है, देखो वो कह रहा है इसको सॉल्व करके बताओ ये किसके बराबर होगा। 4 to the power 6 इंटू 2 to the power 3 और इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर डिवाइडेड, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, 8 to the power 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4 स्क्वायर। इंटू है ना सारी जगह? हाँ,
इसको अपने को क्या करना था, सॉल्व करना था, और ये चारों में से कोई एक अपना आंसर आ रहा होगा। देखो डिवाइड को सबसे पहले इन दोनों को नीचे भेज दूं, ऊपर वाली संख्याओं को सॉल्व करना शुरू करते हैं। बेटा इस 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, और ऊपर पावर कितनी दे रखी है 6। ब्रैकेट जब हटाओगे तो दोनों पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, डिवाइड। इसको इसके नीचे ले आया, इस 8 को लिख लिया 2 की पावर 3, 8 होता है, और 8 की पावर कितनी दे रखी थी, 2 दे रखी थी। 3 की पावर 2 गुणा 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, और इस 4 की पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। सॉल्व करते हैं भाई, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा, तो 2 की पावर 12 गुणा में 2 की पावर 6 बटे 2 की पावर 6 हो गए हैं यहाँ पे, 2 टू दी पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, गुणा में 2 2 नहीं 4 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4 हो गया। क्लियर है भाई। अब देखो कैसे सॉल्व करें इसको, इससे कट गया है पूरा पूरा, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब 2 की पावर 4 से इसको काटोगे तो 2 की पावर कितनी बच रही होगी, 8 बच रही होगी। 2 की पावर 8 और बटे में कितना बच गया 9, और 2 की पावर 8 कितना होता है 256, और बटे में कितना 9, आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सवाल था। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई अपना, दूसरा ऑप्शन सही है, 256 बटे में 9। क्लियर। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल भी सिंप्लीफिकेशन का फंसा, करके बताइए जल्दी से फटाफट। अरे एक जैसे सवाल दे दिए, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भैया ना। देखो 9 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 3, और इस पूरे का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर, ठीक है, गुणा में 3 का स्क्वायर, ठीक है, और उस पूरे की पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। देखो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो गया, 9 की पावर 27 हो गया, गुणा में, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगी तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बटे में 15 की पावर 2, मतलब 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 15 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, गुणा में 3 दूनी 6, तो 3 की पावर कितना हो गया अपना, 6 निकल के आ गया। यहां तक अपन ने क्वेश्चन कर लिया, कुछ नहीं किया, बस आपस में मल्टीप्लाई करके मैंने क्या लिख दिया, उनको यहां पे लिख दिया, 15 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2 थी, ठीक। अब देखो यार, इनको काटने के लिए और सॉल्व करने के लिए मुझे इसको 3 में बदलना पड़ेगा और इसको 5 और 3 में बदलना पड़ेगा। कैसे, इसको जब 3 में बदलोगे तो ये हो जाएगा, 3 स्क्वायर होता है 9, और 9 की पावर कितनी दे रखी है 27, इंटू ये हो जाएगा 5 की पावर 13, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते। देखो इसको मैंने लिख दिया 5 गुणा में 3, तो 5 की पावर 6 गुणा में 3 की पावर 6 में इसको लिख सकता हूँ। बात समझ आ रही है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 6 और 3 की पावर 6, और यहाँ क्या आ गया, 3 की पावर अपना कितना आ गया भाई, 6 आ गया। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करके बताना था कि कितना आंसर अपना आ रहा होगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। हाँ ये कितना हो गया, 3 की पावर 54 इंटू 5 टू दी पावर 13 बटे में 5 की पावर 6 गुणा 3 की पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, करो इसको सॉल्व और बताओ कितना आंसर निकल के आया। मेरे हिसाब से तो पूरा पूरा कटना चाहिए था ये, क्योंकि आंसर कितना दे रखा है अपना, 1 दे रखा है। अपन ने कोई सवाल गलत तो नहीं लिख दिया। 9 3 3 दूनी, अरे यार 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 3 की पावर 12 से 3 की पावर 12 कट गया, जो 5 की पावर 6 भी गड़बड़ कर दी अपन ने। देखो कैसे कर दी, 5 को 3 से कर, 3 को 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। और 5 की पावर 3 दूनी 6, यहाँ भी कितना आ रहा होगा, 13 कैसे आ गया भाई, 6 आएगा ना, यहाँ भी कितना आएगा, 6 आ रहा होगा, ठीक है। 6 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 6 आएगा। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। बराबर किसके आंसर निकल के आ गया, 1 के आंसर निकल के आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाता है।
सवाल भाई, सवाल आपके हुए खत्म। ठीक है, ये हुआ आपका पेपर कौन सा, जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 26 अक्टूबर को मॉर्निंग की शिफ्ट 2017 में पूछा गया था। वो अपन ने क्या कर लिया, पूरा सॉल्व कर लिया। लगभग 20 से 22 सवाल पूछे गए थे आपके उस पेपर में। ये था। कल की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, जो 27 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ होगा वो पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 26 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था वो किसका था, टेक्निकल पेपर था। और अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल पेपर की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है भाई। तो जो जीएस का पोर्शन आया था, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस के पोर्शन के। उन 100 क्वेश्चन में से 50 से 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं आपके जीएस के। ठीक है, जिसमें आपके सारे बहुत सारे जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद बच गए जो 40 सवाल, उन 40 सवालों में मैथ और रीजनिंग का कुछ पोर्शन रहता है। मैथ इतने नंबर की रहती है और रीजनिंग इतने नंबर की रहती है। जैसे अब मैं कहूं कि आज के अपने सवाल में लगभग 22 से 23 सवाल आए थे। ठीक है, तो बचे हुए किसके हो गए, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आपको इसी चैनल पे सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सारे टीचर्स को और बहुत अच्छे टीचर्स को लाऊंगा जो अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन कर सकें हर सवाल को। ठीक है, धन्यवाद आज की वीडियो को देखने के लिए। खुश रहिए, सावधान रहिए।